हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो या तो उसके लिए आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आपकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी अच्छी बने, आप सब्जेक्ट के साथ में फेमिलियर हों, कंफर्टेबल हों, आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो और आप उसमें और फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जाना पसंद करें, उसमें अपना अच्छा करियर बनाएं, उस फील्ड में अच्छे अच्छे पदों पे पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है इसमें हम लोग क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की हमारी जो NCERT की किताब है उसके चैप्टर नंबर 8 हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, इसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ इंड्योरेंस। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने इसी चैप्टर में इंड्योरेंस क्या होती है उसको देख लिया था और उसके बाद में फिर वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंड्योरेंस को डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में बातचीत हम लोगों ने कर खत्म कर दी थी। आज के सेशन में अब ये देखना है कि इंड्योरेंस आखिर आप किस तरीके से जो है इंप्रूव कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के रूप में इंड्योरेंस को जाना जाता है। जितना ज़्यादा आपका इंड्योरेंस होगा उतने लंबे वक्त तक आप किसी काम को कैरी ऑन कर सकते हो। तो किस तरीके से क्षमता को, अगर ये आपके अंदर है नहीं तो आप डेवलप करेंगे और अगर है तो फिर इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है, मैग्नीफाई किया जा सकता है। इसके बारे में अब हम लोग आज के सेशन में बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा क्योंकि इसका एक अपना थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस तो है, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मगर साथ ही साथ प्रैक्टिकली भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनको अगर आप अपनी लाइफ में उतारें तो आपकी फिटनेस वगैरह और एंड्योरेंस वगैरह काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो इंप्रूवमेंट ऑफ एंड्योरेंस टॉपिक का नाम है। There are various methods by which one can improve his or her endurance. It is a highly trainable ability. The methods by which we can improve our endurance capacity are mentioned below. तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास endurance improve करने के कई सारे तरीके हैं। मतलब ये कि आपका जो endurance वगैरह है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक मेथड है, जैसे मैथ्स में होता है कि आप एक तरीके से ही जो है सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा कई बार एक सवाल को करने का कोई दूसरा मेथड नहीं होता। लगभग वैसी कहानी नहीं है। आपके पास कई सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप जो है एंड्योरेंस को अपने बढ़ा सकते हैं। कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप एंड्योरेंस को इन्हांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। जो मेथड आपको ठीक लगे, जो मेथड में आप कंफर्टेबल हों और जो मेथड आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार फिट बैठता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये बहुत हाईली ट्रेनेबल एबिलिटी है। मतलब ये कि आप ट्रेनिंग के साथ में इस कैपेबिलिटी को हासिल कर सकते हैं। वो होता है ना कि कुछ क्षमताएं होती हैं जो है हर एक इंसान लेकर पैदा होता है और कुछ क्षमताएं होती हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। तो एंड्योरेंस एक ऐसी क्षमता नहीं है जिसको लेकर कोई अपना जन्म से जो है माँ के पेट से सीख कर आता है। ये एक ऐसी क्षमता है, ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको आप वक्त के साथ में ट्रेनिंग करते हुए डेवलप कर सकते हैं। जैसे हमारे फौज में होता है कि अब एक व्यक्ति जब एक जवान बनने के लिए रिक्रूट होकर आता है तब उसमें उतना स्टैमिना नहीं होता, मगर अब लगातार उसको ट्रेन किया जाए, सुबह शाम लेफ्ट राइट लेफ्ट करवाया जाए, दौड़ाया जाए, वेट्स वगैरह की ट्रेनिंग करवाई जाए, वेपन्स वगैरह चलाना सिखाए जाए, तो होते 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 अल्टीमेटली 6 महीने की, साल भर की ट्रेनिंग के बाद में वो एक अच्छा सिपाही बनकर निकल कर आता है जिसकी न सिर्फ फिटनेस अच्छी है, जो एकदम निर्भीक है, बिल्कुल डरता नहीं है किसी भी चीज़ से और आपकी फायर ओपन करने में बिल्कुल सोचेगा नहीं और गन की आवाज़ से या तोप के गोले की आवाज़ से जो है उसका दिल नहीं कांपेगा। अब ये कैसे हुआ? ये ट्रेनिंग की मदद से हुआ। 8-10 महीने पहले चले जाएं तो यही बच्चा जो आया था वो ऑल टुगेदर अलग किस्म का इंसान हुआ करता था। तो जिस तरह से एक सिपाही या फिर एक फौजी जो है वो ट्रेनिंग के बाद में निकल कर आता है, उसकी ट्रेनिंग अगर आप कराओगे तो आप किसी को भी जो है सोल्जर के रूप में मोल्ड कर सकते हो। तो उसी तरीके से ये आपका एंड्योरेंस वगैरह भी जो है ट्रेनेबल एबिलिटी है, ट्रेनिंग वगैरह करवा कर आप इसको डेवलप करवा सकते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग इस एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है कंटिन्यूअस मेथड। कंटिन्यूअस मेथड में हम लोग ये करते हैं कि कोई एक एक्टिविटी है उसको अगर बिना कोई रेस्ट लिए या फिर बिना कोई ब्रेक लिए अगर हम लोग लंबे ड्यूरेशन तक करते चले जाएं तो उसकी मदद से जो एंड्योरेंस डेवलप होता है इसको हम लोग कंटिन्यूअस मेथड बोलते हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपने वॉक करना शुरू करी। अब आपने कोई प्रतिज्ञा ले ली, कोई इस तरीके का, मतलब कोई आपने कसम खा ली इस तरीके से कि मैं भाई इस फलाने पॉइंट से लेकर उस फलाने पॉइंट तक जो है चल कर जाऊंगा या फिर वॉक कर जाऊंगा, रगड़ कर जाऊंगा, रेंग कर जाऊंगा, मगर मैं पहुंचूंगा।
अब आपने चलना शुरू किया, अब आपको पता है लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आप आराम से एक सर्टेन एक स्पीड पर या एक सर्टेन रेट पर चल रहे हैं जिस पर आप कंफर्टेबल है। मगर उसी रेट पर आपने सोच रखा है कि रुकूंगा नहीं, चलता चला जाऊंगा, चलता चला जाऊंगा, तो भले ही बीच में हल्की सी घबराहट लग रही है, हल्की सी थकान लग रही है, बट आप रुके नहीं, आप चलते चले गए, स्लो पेस पे चल रहे हैं मगर लगातार चल रहे हैं। तो ये जो है कंटिन्यूस मेथड के में आ जाएगा। और जब आप इस तरीके से करते हुए अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे और जब आप फिर पलट कर देखेंगे तो उसका अपना एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी जो है आपके ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट टाइम आपसे उतना डिस्टेंस या फिर उससे कम डिस्टेंस कवर करने में फिर आप सोचेंगे नहीं कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रखा है, वो आपके एक्सपीरियंस में है। तो दूसरी बार में बॉडी और माइंड उस तरह से रेजिस्ट नहीं करते, तो यहाँ से इंड्योरेंस जो है वो डेवलप होता हुआ समझ में आता है। तो कंटिन्यूस मेथड में क्या किया जा रहा है, किसी एक्टिविटी को बिना कोई रेस्ट लिए, बिना कोई ब्रेक लिए लंबे ड्यूरेशन तक अगर कंटिन्यू किया जाता है तो वो कंटिन्यूस मेथड में आता है। अब इसको कई सारे तरीकों से प्रैक्टिस किया जा सकता है। सबसे पहला है कि आप स्लो पेस के साथ में इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसमें होता यह है कि बहुत लंबे ड्यूरेशंस के लिए, जैसे कोई धावक वगैरह हो गया जिसको मैराथन दौड़ना है, 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरीके की मैराथन हो गई, या फिर अपनी जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उसकी 100 किलोमीटर की रन होती हैं, तो उसमें अब जब बहुत लंबा कोई अगर आपको ड्यूरेशन तक कोई काम करना है तो बहुत स्लो पेस पे आप शुरू करते हो। ऐसा नहीं कि आप एकदम से 100 मीटर रेस के जो धावक होते हैं उसकी तरह दौड़ने लगोगे, आप बहुत स्लो, ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मली वॉक कर रहे हो या फ्रिस्क वॉक कर रहे हो या हल्की सी जॉग कर रहे हो। इस तरह से जो है आप दौड़ना शुरू करते हैं या फिर इस तरह से आप जो है अपना मूवमेंट शुरू करते हैं। तो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो स्लो पेस के साथ में शुरू करते हैं। इसमें आप अपने पेस को स्लो रखते हैं और इसमें और लगातार जो अपना काम है या जो लगातार अपना ऑब्जेक्टिव है उसको करते चले जाते हैं, रुकते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए आप ब्रेक नहीं लेते। अब इससे होता क्या है कि आपकी एरोबिक कैपेसिटीज वगैरह अच्छी डेवलप होती चली जाती हैं। किसी एथलीट की बात की जाए, एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लेंगे एथलीट ने चलना शुरू किया या फिर हल्का हल्का जो है जॉग करना शुरू किया, हल्का जो है दौड़ना शुरू किया, इतना तेज नहीं कि उसको बहुत ज्यादा दम लगाना पड़े, मगर आराम से धीरे धीरे जितना वो अपने कंफर्ट में कर सकता है। बस शर्त इतनी है कि वो 10 मिनट या 15 मिनट में रुकेगा नहीं, वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे लगातार जो इसी रेट पर चलता रहेगा। अब यहाँ पे 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो आपका शरीर जो है सुकून से या आराम से सांस ले रहा है, जितना आप नॉर्मली आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए, अब ऑब्वियस सी बात है उससे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही आप ऑक्सीजन जो है खींच रहे हो, बट कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रही, लोड नहीं पड़ रहा आपके लंग्स पर या हार्ट पर। अब आपने वो ऑक्सीजन खींचा अंदर, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बना आपका लंग्स वगैरह में, उसके बाद में फिर वो हार्ट में गया, हार्ट से पंप हुआ, मसल्स वगैरह, और खासतौर पर आपका वो पूरा सिस्टम, क्योंकि पूरा जब आप रनिंग वगैरह कर रहे हो तो पूरा शरीर जो है वो काम कर रहा है, उसमें जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए वो उतना पहुंच रहा है, क्योंकि सारा बॉडी जो है वो काम कर रहा है, उसका एक एक मसल लगा हुआ है, तो उसने जो है जितना ऑक्सीजन मिल रहा था उसको एब्जॉर्ब किया। जनरली शायद जितना ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब नहीं करता आपका कोई भी बॉडी पार्ट या कोई मसल, उससे ज़्यादा ही जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि अभी काम कर रहा है और लगातार जो है काम आपका चलता चला जाएगा। आपकी मसल्स वगैरह लगातार काम करती चली जाएंगी और लगातार जो है आप जो अपना स्लो पेस पे रनिंग कर रहे हो उसको करते चले जाओगे, स्लो पेस पे जो जॉगिंग या फ्रिस्क वॉक कर रहे हो वो करते चले जाओगे। अब इससे हो क्या रहा है कि आपके शरीर में एरोबिक कैपेसिटी जो है वो अच्छे से डेवलप होती चली जा रही है। आप जो एक एथलीट के तौर पर आपकी जो एरोबिक कैपेसिटी वगैरह है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, और यहाँ पे आपकी मसल्स वगैरह जो है इनकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का जो रेट है और आपका जो एक्शन वगैरह परफॉर्म करने का रेट है, जो वर्क वगैरह परफॉर्म करने का रेट है, ये भी बढ़ता चला जा रहा है। दिस मेथड हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन मसल्स। द मेजर चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस आर increase in muscle glycogen level, increase of capillaries in muscles and increase in the quantity of oxidative enzymes। तो ये जो मेथड है इसका सबसे ज्यादा अच्छा असर आपको देखने को आपकी मांसपेशियों पर, आपके मसल्स पर देखने के लिए मिलता है। जो सबसे मेजर चेंजेस आपको अपने अंदर होते हुए समझ में आते हैं जब आप इस तरीके से ट्रेनिंग करते हो, पहला तो आपके मसल्स में जो ग्लाइकोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है, पहली चीज। दूसरी बात, आपके मसल्स में जो कैपिलरीज वगैरह होती हैं, जो ये ऑक्सीजन वगैरह जितना भी आ रहा है उसको सक करने में और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको रिलीज करने में, आपके ब्लड में वापस भेजने में मदद करती है, उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो इसके चलते आपकी जो एरोबिक कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो एक तो ये चीज हो रही है कि आपकी कैपिलरीज, आपकी जो मसल्स में कैपिलरीज वगैरह है वो बढ़ती हैं, और इसके अलावा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स वगैरह जो हैं, जो आपके ऑक्सीजन वगैरह में से आपका जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन वगैरह को सोखने में या एब्जॉर्ब करने में ज्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, उनकी वैल्यू जो है बढ़ने लगती है, उनकी जो क्वांटिटी है बढ़ने लगती है। दूसरे शब्दों में कुल मिला के आप इस तरह से बोल सकते हो पूरे के पूरे आपके मस्कुलर सिस्टम की एफिशिएंसी अच्छी खासी बढ़ जाती है।
और ये बहुत इफेक्टिव आपको एक पर्सन के तौर पर एक आपके जो पूरे के पूरे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को काफी, या मस्कुलर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को काफी ज्यादा इफेक्टिव बना देती है। नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज, थर्मोरेगुलेशन कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज, एंड ड्यू टू लॉन्ग प्रैक्टिस द मूवमेंट पैटर्न ऑल्सो बिकम इकोनॉमिक। तो एक चीज ये होती है कि आपके जो शरीर में, आपके जो मसल्स में माइटोकॉन्ड्रियाज है, एक तो उनका नंबर बढ़ जाता है, दूसरा उसका जो साइज वगैरह है वो इंक्रीज हो जाता है, दूसरा थर्मोरेगुलेशन कैपेसिटी जो है बॉडी की वो इंप्रूव हो जाती है। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर रेगुलेट करने की जो आपकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है वो बढ़ती है। कैसे? आप चल रहे हैं लगातार, अब पसीना बह रहा है, अब वो लगातार पसीना बह रहा है तो गर्मी भी लगेगी, मगर वक्त के साथ में वो पसीना फिर जो है उसके इवापोरेट होने का रेट भी एक पर्टिकुलर रेट पर वो इवापोरेट भी होने लगता है। उससे आपका शरीर जो है थोड़ा सा ठंडक भी महसूस करता है, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट वगैरह भी जो है उसके चलते आने लगता है। अब इससे होता यह है कि बॉडी को समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जब मैं इतने लंबे ड्यूरेशन तक काम कर रही हूं तो इसमें आपका जो टेम्परेचर है इस तरीके से घटता बढ़ता है। अकॉर्डिंगली बॉडी फिर अपने आप को एडजस्ट करती है, अपना जो टेम्परेचर वगैरह है कम ज्यादा इस तरीके से करती है कि वो जो पसीना बह रहा है, इवापोरेट हो रहा है, उसके चलते एक ऐसे स्टेट में आ जाए, ऐसे टेम्परेचर पर है कि कंफर्टेबल स्थिति बनी रहे और लगातार काम जो है ये चलता रहे। तो इससे होगा ये कि आपकी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि क्योंकि अब लगातार आप एक ही काम कर रहे हो, एक ही पैटर्न में लेट से वॉक कर रहे हो या चल रहे हो, अब लगातार एक ही काम किया जा रहा है, तो बॉडी फिर उस काम को इस तरीके से करवाती है, आपके मूवमेंट्स वगैरह कुछ इस तरीके से सेट हो जाते हैं कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बन जाती है। और इसके चलते अब आपको बहुत ऑप्टिमम अमाउंट में एनर्जी खर्च करना पड़ती है, एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होता और काफी सारे आपके फायदे वगैरह जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया कंटिन्यूअस मेथड में, जिसमें आप इस तरीके से स्लो पेस की मदद से जो है अपना इंड्योरेंस वगैरह जो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है इसी में वो है फास्ट पेस में या फिर बहुत तेज स्पीड के साथ में अगर आप किसी एक्टिविटी को करते हैं तो उसकी मदद से भी जो है आपका एंड्योरेंस वगैरह अच्छा खासा हो जाता है। तो इस मेथड में आपका जो पेस होता है या जो काम करने का रेट होता है वो ज्यादा होता है। पहले वाले में ये था कि आपका जो रेट था वो बहुत ज्यादा नहीं था तो बहुत कम भी नहीं था, और आपका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कांस्टेंट एक पर्टिकुलर स्लो रेट पर मगर एक कांस्टेंट रेट पर जो है आप अपना काम वगैरह कर रहे थे। यहां पर बहुत फास्ट पेस पर या फिर एक बहुत हाई रेट पर जो है आप अपना काम वगैरह करोगे। द ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस डिपेंड्स अपॉन द फिटनेस ऑफ एन एथलीट। दिस मेथड इज वेरी मच इफेक्टिव टू इंप्रूव द एनारोबिक कैपेसिटी ऑफ द एथलीट। आप कितनी देर तक आप एक पर्टिकुलर काम को इसमें कर पाओगे वो आपकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अब आप हल्की जॉगिंग करोगे, आपकी फिटनेस कितनी भी खराब हो, थोड़ी बहुत देर अगर आप बहुत स्लो दौड़ रहे हो तो दौड़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी की जगह पूरी जान लगाकर दौड़ोगे तो भाई ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी है, आपकी कितनी जो है क्षमता है, कितनी जो है कैपेबिलिटी। आपने पूरी ताकत लगा के आप दौड़ गए एकदम से 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, उसके बाद तो दिल आपका जो है हाँफने लगेगा, या दिल जो है तेज तेज अब कितनी देर तक धड़केगा, आपकी सांस भरने लगेगी, आप जो है हाँफने लगोगे। तो कहानी यह है, इस तरीके की जब परिस्थिति वगैरह बनेगी, इस तरीके की जब सर्कमस्टांसेस होगी तो अल्टीमेटली फिर आपको रुकना पड़ेगा। अब जितना आपने पहले से ट्रेनिंग कर रखी है, अगर आपने अपने आप को ट्रेन कर रखा है बहुत फास्ट पेस पर एक ठीक ठाक टाइम ड्यूरेशन तक दौड़ने के लिए, तब तो आप उस एक्टिविटी को ठीक ठाक टाइम तक कर लोगे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी है। मगर अगर आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया बिल्कुल भी इस तरीके से, तो हो सकता है 2 मिनट में आप हाँफ के बैठ जाओ। तो पॉइंट यह है कि इस तरीके का मेथड जिसमें एंड्योरेंस बढ़ाने की कोशिश फास्ट पेस पे की जा रही है, इसमें आपकी जो स्पीड है किसी भी काम को करने की वो बहुत तेज होती है, बहुत हाई रेट पर काम करते हो। और यहां पर आप कितनी देर तक जो है अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाओगे ये डिपेंड करता है आपकी फिटनेस कितनी है और प्लस आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ये जो मेथड है, इस पूरे के पूरे मेथड से आपका जो एनएरोबिक कैपेसिटी है वो बढ़ती है। पहले वाले मेथड में आपकी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ रही थी, यहां पर एनएरोबिक कैपेसिटी बढ़ेगी। एनएरोबिक कैपेसिटी क्यों बढ़ेगी? इसकी वजह है आप एक सर्टेन रेट से ज्यादा रेट पर तो सांस ले नहीं सकते, चाहे आप आराम से काम करें या तेजी से काम करें। अब आप बहुत तेज आप काम कर रहे हैं, आपका मस्कुलर सिस्टम बहुत तेज जो है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में लगा है, एक सर्टेन तरीके का मूवमेंट शो कर रहा है। अब यहां पर परेशानी यह है कि जब आपकी मसल्स वगैरह का पूरा सिस्टम इतना तेज रेट पर काम कर रहा है, तो उसी रेट पर आपका जो हार्ट है वो आपका ब्लड पंप नहीं कर सकता, ना आपके लंग्स वगैरह इतना जल्दी जो है ब्रीथ कर ऑक्सीजन लाकर ऑक्सीजनेटेड बना सकते हैं ब्लड को और फिर भेजेंगे हार्ट को, और हार्ट जो है पंप करेगा, वो पूरा उस रेट पर जो है पूरा का पूरा सिस्टम नहीं चल सकता। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मसल्स में कम होने लगती है, मगर आप जो है मसल्स को पुश कर रहे हैं। अब अगर आप इसके एक सर्टेन लेवल तक जब ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी तब तक तो ठीक था, बॉडी ने काम किया ठीक ठाक, मगर जब ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स में नहीं आ रही और आप उसके बाद भी एक पर्टिकुलर काम के लिए पुश कर रहे हैं, तो फिर एटीपी और सीपी जो आपकी मसल्स में होती हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पास्ट लेक्चर में बातचीत करी थी, उनका ब्रेकडाउन शुरू होता है और मसल्स वहां से एनर्जी लाकर
ऑक्सीजन की कमी में वहां से एनर्जी लाकर जो है ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू करना चाहती हैं। अब अगर आपकी बॉडी में एटीपी एंड सीपी की कमी है तो उसके बाद भी फिर बहुत लंबे वक्त तक जो है आप चल नहीं पाओगे। दूसरे शब्दों में आपकी एनएरोबिक कैपेसिटी भी जो है वो बहुत लंबे वक्त तक आपका साथ नहीं देगी। मगर अगर आप लगातार अपने आप को पुश करते चले गए, लगातार आप अपने आप के ऊपर मेहनत करते रहे, लगातार आप बार बार अपने आप की इस परिस्थिति में लाओगे तो धीरे धीरे फिर एटीपी और सीपी की मात्रा जो है बॉडी में फिर आपकी मसल्स में बढ़ने लगेगी। और ये परिस्थिति जिसमें आपकी मसल्स में सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, उसके बाद भी वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कंटिन्यू कर सकती हैं वर्क करना, ये ड्यूरेशन बढ़ने लगेगा। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी जो एनएरोबिक कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी एक एथलीट के तौर पर, और आपकी ये बढ़ी हुई एनएरोबिक कैपेसिटी के साथ में पहले की अपेक्षा बेहतर एंड्योरेंस के साथ में निकल कर आएंगे। तीसरा जो तरीका होता है वो है आपका चेंजिंग पेस के साथ में। इसमें आपकी जो पेस होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, इसमें आपकी पेस कम ज्यादा होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग आपकी एनएरोबिक और एरोबिक दोनों कैपेसिटीज वगैरह जो है इंप्रूव होती हैं। तो इस तरीके के मेथड में आपका एथलीट जो है पूरी की पूरी ट्रेनिंग में आपका पेस लगातार चेंज करता रहता है। बहुत इफेक्टिव मेथड ये माना जा सकता है अगर आपको दोनों तरीके की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी डेवलप करनी है, एरोबिक कैपेसिटी भी और एनारोबिक कैपेसिटी भी। एरोबिक कैपेसिटी जब तक डेवलप करनी है तो एक कंसिस्टेंट पेस पर आप काम करते रहो जिसका एक पर्टिकुलर हार्मनी बनी रहे आपका क्या आपके लंग्स और आपके हार्ट के साथ में, कि कितने रेट पर ये आपका ऑक्सीजन ले रहा है और कितने रेट पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है। उसी के साथ एक स्लो पेस पर एक हार्मनी बनाकर काम करते रहो तो आपकी एरोबिक कैपेसिटी डेवलप होती रहेगी। अब जब आपको लगे कि आपको एनारोबिक कैपेसिटी डेवलप करना तो बहुत तेज दौड़ना शुरू कर दीजिए और उसके बाद में जितना आप कंटिन्यू कर सकते हैं वो करिए, तो उससे आपका एटीपी एंड सीपी की मात्रा बढ़ेगी, तो उससे आपकी एनारोबिक कैपेसिटी डेवलप होगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं और ट्रेडमिल में अच्छी खासी स्पीड पर भी दौड़ा जा सकता है, स्लो स्पीड पर भी दौड़ा जा सकता है। तो आपने शुरू किया 4 या 5 किलोमीटर की स्पीड पे, बहुत स्लो आपने वॉक करना शुरू किया। ग्रेजुअली बढ़ाते 6, 6.5 या 7 की स्पीड तक आप गए और उस पर हल्की हल्की वॉक करना शुरू करी। अब 35, 40, 45 मिनट तक आपने लगातार जो है उसके ऊपर हल्की सी वॉक से हल्की सी जॉगिंग की स्थिति में आप आ गए और जॉग लगातार आप करते रहे। उसके बाद आपने एकदम से जो स्पीड है 7 से बढ़ाकर 17 कर दी और लगभग 2 से 3 मिनट जो है आपने जमकर जो है बहुत तेज दौड़ लगाई। उसके बाद में एकदम से आपने फिर स्पीड कम कर दी और फिर से आप जो है 5 या 7 की स्पीड पर आ गए और फिर से जॉग करने लगे। या फिर 2 मिनट आप रुके, आपने सांस पकड़ी और उसके बाद जॉग करने लगे। जैसे ही आपने थोड़ी सी हिम्मत आई, आपने स्पीड जो है फिर से बढ़ा के 17 कर दी और फिर आपने जो है 2 मिनट या 3 मिनट दौड़ लगाई और फिर जो है आप सांस पकड़ी। उसके बाद फिर आपने 2-5 मिनट जो है हल्की जॉग करी, हल्की वॉक करी और फिर जो है दौड़ लगाई। ऐसे आपने 5-7 बार करके एनारोबिक कैपेसिटी वगैरह के लिए भी अपनी बॉडी को पुश किया है और फिर आप नॉर्मल आपकी जो स्पीड थी उस पर लौट आए, वॉक करने लगे, जॉग करने लगे 7 की स्पीड पे, 5 की स्पीड पे या 6 की स्पीड पे। तो इसमें फिर आप जो है एरोबिक कैपेसिटी वगैरह को डेवलप करने पे आ गए। तो लगातार इस तरीके से अपने पेस को चेंज करते हुए कम ज्यादा कर एक एथलीट जो है अपने बॉडी को एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक दोनों तरीके की कैपेबिलिटीज के लिए, दोनों तरीके की क्षमताओं के लिए ट्रेन कर सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो तरीका आता है वो है फार्टलेग मेथड। देखते हैं इसे। तो अपना जो ये नेक्स्ट मेथड आता है इसका नाम है फार्टलेग मेथड। फार्टलेग मेथड के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। फार्टलेग जो शब्द है ये स्वीडिश भाषा का शब्द है और इसका अगर आप बेसिक मतलब निकालें तो वो बनता है स्पीड प्ले, यानी कि तेज़ी के साथ में अगर आप कोई खेल खेलते हो तो उसके लिए फार्टलेग मेथड का इस्तेमाल, फार्टलेग वर्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब फार्टलेग मेथड जो है इसमें हम लोग करते ये हैं, या इसमें एक आपका जो एथलीट है अपने एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए करता यह है कि यहाँ पर भी वो अपना पेस वगैरह जो है वो चेंज करता चला जाता है और कम पेस में या ज़्यादा पेस में किसी ऑब्जेक्टिव को कर अपने अंदर एक एंड्योरेंस डेवलप करता है। मगर यहाँ पर और इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था कि चेंजिंग पेस वाला तरीका है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। आप बोल सकते हो कि फार्टलेग मेथड में भी अगर अपनी स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है और यहाँ पर भी अपन ने यही देखा था कि अपना पेस बदलेगा या फिर अपनी स्पीड बदलेगा, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर देखिए फ़र्क ये आ जाता है कि चेंजिंग पेस वाले मेथड में आपको पहले से पता है कि आपको कितनी देर तक तेज़ दौड़ना है, कितनी देर तक स्लो दौड़ना है। इस तरीके से जो लोग खास तौर पे अगर जिम जाते होंगे तो ट्रेनर्स वगैरह उनको बताते भी होंगे कि 5 मिनट इस स्पीड पर दौड़िए, फिर 2 मिनट फिर तेज़ दौड़िए, फिर 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट जो है आपका स्लो दौड़िए, फिर 2 मिनट तेज़ दौड़िए। इस तरीके से तो पहले से आपको पता है कि कोई एक एक्टिविटी या कोई एक पेस पर जो आप एक एक्टिविटी कर रहे हो कितनी देर तक करनी है और उसके बाद फिर दूसरी एक्टिविटी कितनी देर तक करनी है, उसके बाद फिर पहली एक्टिविटी है, उसके बाद तीसरी एक्टिविटी कितनी देर तक करनी है। पहले से अगर डिसाइडेड है तो वो चेंजिंग पेस के मेथड में आता है। फार्टलेग मेथड में ये होता है कि आपको ये
नहीं पता होता कि आपका पेस आपने कितना देर तक, कितनी देर बाद चेंज करना है, और कितने देर तक कितने आपका किसी पर्टिकुलर पेस पर कितने देर तक कोई एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, आपको ये पहले से नहीं पता होता। इंपॉर्टेंट बात है, फार्टलेग मेथड जो है, इस मेथड को स्पीड प्ले भी कहा जाता है, और इस मेथड में आपका जो पेस का चेंज होता है वो पहले से प्लान्ड नहीं है प्रैक्टिस शुरू करने के पहले। एक जगह तो यह है कि आपने पूरा अपना ट्रेनिंग शेड्यूल बना रखा है और उसमें एक एक चीज पता है कितनी देर क्या करना है, वो फार्टलेग मेथड में नहीं आएगा। मगर फार्टलेग मेथड में यह है, आपको यह पता है कि अपनी स्पीड चेंज करोगे, आप कब करोगे, कितनी करोगे, एक पर्टिकुलर काम जो एक पेस पर करना है कितने ड्यूरेशन पर करोगे, आपको इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। या फिर इसके बारे में आपको पहले से कुछ नहीं पता, वो मैं आप खुद जो है डिसाइड करते हो जब आप ये ट्रेनिंग शुरू कर देते हो। तो दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव फॉर मैच्योर एथलीट्स, द एथलीट हिमसेल्फ डिसाइड द पेस एंड ड्यूरेशन एज पर द कैपेसिटी। अब फार्टलेग का जो मेथड है, जनरली आपके जो बिगिनर्स वगैरह हैं उनको बोला जाता है कि आप इसको यूज ना करें, जनरली जो आपके बिगिनर्स वगैरह हैं उनको बोला जाता है कि आप, या वो लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं या उनको ये सिखाया नहीं जाता। जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, जब आपको पहले से जो है कुछ चीजों का अंदाजा हो जाता है, अपनी क्षमता के बारे में पता है, अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता है, अपनी कैपेसिटीज के बारे में पता है, तब मैच्योर एथलीट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए काफी इफेक्टिव भी होता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ना भी स्टैमिना है ना इंड्योरेंस है, उससे अगर हम लोग फार्टलेग मेथड वगैरह के थ्रू ट्रेन करना शुरू करेंगे तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, उसका कोई जो है इसमें उसको कुछ मतलब इसमें से निकल के आता हुआ नहीं दिखेगा। मगर इसी की जगह अगर एक व्यक्ति है जो अच्छा वेल एक्सपीरियंस्ड है, ट्रेंड है, जिसको पहले से जो स्टैमिना डेवलप करवाया जा चुका है, जिसमें इंड्योरेंस है और वो इस इंड्योरेंस को बढ़ा के एकदम ही नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर ये किया जाता है, या फिर ऐसी कंडीशन के लिए किया जाता है, फार्टलेग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सामने वाला जो है ट्रेनिंग करते करते खुद डिसाइड करता है कि किस पेस पर उसे कौन सा काम कितनी देर तक करना है और कितनी ड्यूरेशन तक करना है। वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस चीज को डिसाइड करता है और उसे कितना क्या पुश करना है, अकॉर्डिंगली वो अपना ये पूरी की पूरी चीज देखता चला जाता है। दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कैपेसिटी। अब क्योंकि यहां पर भी आपका पेस कम ज्यादा किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी कैपेसिटी है, जो भी क्षमता है उसके बेसिस पर, तो इसलिए यहां पर ये मेथड भी जो है आपका, जो इसके पहले वाला मेथड था कि चेंजिंग पेस वाले की तरह, उस तरह से यहां पर भी जो है एरोबिक और एनएरोबिक कैपेसिटी डेवलप होगी। मगर यहां पर कौन सी कैपेसिटी कितनी डेवलप होगी वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने कौन से जो एक्टिविटी है जो आपका वेरिंग पेस पर जो आपको करनी है, उनमें से कौन सी एक्टिविटी कितनी देर तक करी है। जो एक्टिविटी लंबे वक्त तक करी होगी उसके चलते एक पर्टिकुलर तरीके की कैपेबिलिटी आप में डेवलप होगी, जो एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं करी होगी उसके चलते दूसरी तरीके की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। मगर इस तरीके से जो है ये सारा का सारा काम वगैरह कराया जाता है। तो ये आपका फार्टलेग मेथड आ गया। तो पहला तरीका तो ये हुआ जिसको हम लोगों ने देखकर खत्म किया कि आपके जो अलग अलग मेथड्स होते हैं एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ाने के, उसमें कंटिन्यूअस मेथड एक तरीका है, स्लो पेस से, फास्ट पेस से, चेंजिंग पेस से या फार्टलेग मेथड से। 4 तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। अब अगला जो आता है वो है आपका इंटरवल मेथड, इसके बारे में बातचीत करते हैं। In this type of method, the athlete is trained with sub-maximum intensity and with a short break in between with incomplete recovery. This type of method is very effective and helps in improving endurance capacity. In this method, the training load is decided by monitoring the heart rate of the athlete. The interval given in between the exercise is also decided by monitoring the heart rate. तो इंटरवल मेथड जो है इसमें आपका जो एक एथलीट है उसको उसकी सब मैक्सिमम इंटेंसिटी तक जो है ट्रेन किया जाता है। मतलब अगर वो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पर अगर दौड़ सकता है तो उसको फिर 80 या 85 या 90 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पर जो है दौड़ाया जाता है। उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी तक उसको जो है ट्रेन नहीं किया जाता, उसको सब मैक्सिमम इंटेंसिटी पे ट्रेन किया जाता है। जितनी उसकी क्षमता है, जितना भी उसका 100% है, उसका जो भी आपका मैक्सिमम या बेस्ट निकल कर आता है, जितनी भी उसकी एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी के 70%, 80%, मैक्स टू मैक्स 90% से ज्यादा पे उस पर काम नहीं कराया जाता। उसको उसकी सब मैक्सिमम इंटेंसिटी पे जो है ट्रेन किया जाता है। अब और उसके बाद में उसको फिर एक छोटा ब्रेक दिया जाता है जिसमें उसका शरीर पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर सकता। एग्जांपल के लिए अगर एक एथलीट को आप ट्रेन कर रहे हो और आपको पता है कि एथलीट यार 10 सेकंड में इतना या फिर 1 मिनट में इतना दौड़ लेता है, तो उसको आप अगर अपनी पूरी स्पीड पे दौड़े तो 1 मिनट में इतना इतना डिस्टेंस से कवर कर सकता है। अकॉर्डिंगली आपने उसको ये बोला कि भैया अपनी पूरी स्पीड पे मत दौड़ना, एक अपनी सर्टेन जो है थोड़ा सा कम स्पीड पे दौड़ना, या फिर जो डिस्टेंस वगैरह आप इस तरह से रखते हो कि वो अपनी मैक्सिमम स्पीड अटेन ही नहीं कर पाता, वो उसकी 70
70, 80, 90% से ज्यादा पर नहीं जाता। ये अब एक बार जो है एक तो ये चीज आपने सेट कर दी। दूसरी बात ये कि अब जब एक बार उसका एक पर्टिकुलर सेशन पूरा हो जाता है ट्रेनिंग का, उसके बाद में लेट से उसको 15 मिनट का ब्रेक चाहिए अपने शरीर को पूरी तरीके से नॉर्मल करने के लिए। आपने बोला कि सिर्फ 7 मिनट का या 8 मिनट का ब्रेक दूंगा। अब 7 या 8 मिनट में वो अभी भी हाफ रहा है, पूरी तरीके से उसका जो शरीर है नॉर्मल नहीं हो पाया, लेट से वो अभी भी रिलैक्स नहीं हो पाया, मगर कम ड्यूरेशन का जो टाइम आपने उसको दिया है, इसके चलते होगा ये कि शरीर की रिकवरी जो है पूरी नहीं हो पाएगी, बॉडी अभी भी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाएगी, और फिर आप उससे वही काम करवाना शुरू करवा दोगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एनारोबिक कैपेसिटी डेवलप होती चली जाती है, मगर साथ ही साथ ये बहुत इफेक्टिवली आपकी एंड्योरेंस को हद से ज्यादा बढ़ा देता है। जितना एक क्षमता आपकी, जितना आपने सोचा नहीं होता, उससे ज्यादा एंड्योरेंस वगैरह जो है यहां पर आपको बढ़ा हुआ समझ में आता है। In this type of method, the training load is decided by monitoring the heart rate of the athlete. अब यहां पर आप जनरली वेट ट्रेनिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं, और यहां पे जो ट्रेनिंग मेथड आपका यूज किया जा रहा है, इसमें जो लोड वगैरह आपके ऊपर डाला जाता है, ये लोड अब आपकी हार्ट रेट के ऊपर को ध्यान में रखकर डिटरमाइन किया जाता है। आपका हार्ट कितने रेट पर ब्लड जो है उसको पंप करता है, और क्या उसका जो है ऑक्सीजनेटेड प्रपोर्शन है आपकी बॉडी में ब्लड वगैरह, इन सारी चीजों को देखकर आपको ट्रेनिंग लोड कितना दिया जाना है और उसको कितना बढ़ाना या कम करना है वो पहले से डिसाइडेड है। इसी तरीके से आपको कितनी देर जो है रिकवरी के लिए देनी है, वो भी इसी बात की, जो आपकी एक्सरसाइजेज या आपके जो सेशंस वगैरह होने वाले हैं उसके बीच में, वो भी इसी बात के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो कितना है। जितना आपका हार्ट रेट रहता है उसी के बेसिस पर फिर जो है आपका इंटरवल वगैरह आपको उस तरीके का दिया जाता है। अगला आता है रिपीटेशन मेथड। In this method, the pace is near to or more than the pace of real competition. The distance can be decided as per the need. The interval in between will be given for complete recovery. This method is very much useful for improving the pace judgment and anaerobic capacity. तो repetition method में क्या होता है कि pace जो है वो more or less उतनी रखी जाती है जितना आपकी real competition में है, और लगभग आपसे वही काम करवाया जाता है जो real competition में करवाना है। लेट्स से अगर आपकी किसी रेस की तैयारी की बात कर ली जाए, तो आप उसी स्पीड पे दौड़ो जिसमें आप रियल रेस में दौड़ोगे। डिस्टेंस कितना दौड़ोगे वो डिटरमाइन किया जाता है कि आपको कितना ट्रेन करना है उसके बेसिस पर, प्लस यहां पर आपको जो इंटरवल है बीच में वो जो मिलेंगे वो पूरी तरीके से कंप्लीट रिकवरी के लिए दिए जाते हैं। अब ये मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि पेस वगैरह आपको कितनी रखनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जो दौड़ना है, तो आप एक ही पेस पर दौड़ोगे या फिर आप अपना पेस अप डाउन करोगे। अगर आप एक ही पर दौड़ोगे तो किस तरह से जो है आप अपना पेस एकदम से एक्सेलरेट करके अपने मैक्सिमम तक लेकर जाओगे, कितनी देर इसमें लगती है। अगर आपको अपना पेस कम अप डाउन करना है तो कहां तक अपना पेस बढ़ाओगे, कहां कम करोगे, फिर कहां बढ़ाओगे, कहां कम करोगे, सारी चीजें जो है आपका ट्रेनिंग वगैरह उसमें जब ट्रेनिंग करवाई जाती है तो उसमें सब कुछ सिखाया जाता है। तो पहली चीज तो ये कि आपका जो पेस जजमेंट है वो अच्छा हो जाता है, प्लस इसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दूसरा, एनएरोबिक कैपेसिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी होती चली जाती है। एनएरोबिक कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छे से डेवलप होती है, ये आपकी काफी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अगला आता है कॉम्पिटिशन मेथड। This method is very much effective for learning the tactic of long distance running. This method develops specific endurance and also helps in improving certain psychological factors which gave a vital role in carrying out long distance activities. तो अब ये जो competition method है, इसमें हम लोग long distance running वगैरह जो है, अगर आप उसके लिए ट्रेन कर रहे हो तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। आपसे लंबे डिस्टेंसेस वगैरह जो है दौड़वाए जाते हैं, लंबे डिस्टेंसेस वगैरह जो है कवर करवाए जाते हैं, और उसके लिए जो है स्पेसिफिक एंड्योरेंस वगैरह डेवलप करवाया जाता है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन एक्टिविटी को लंबे ड्यूरेशन तक कर सकने की जो क्षमता होती है उसको अपन लोग स्पेसिफिक एंड्योरेंस बोलते हैं। तो यहां पर आप जब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस आपके अंदर डेवलप करवाया जाता है और इसके लिए आपको लगातार ट्रेन किया जाता है। साथ ही साथ आपके जितना ज्यादा यहां पर आप मेहनत करेंगे उसका आपके मन के ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ता है। तो एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स वगैरह जो है सर्टेन वो भी इंप्रूव होते हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वगैरह में जो है ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आती है। और कंपटीशन मेथड के इसके अलावा जो है बहुत ज्यादा हेल्प का हो सकता है अगर आपको परफॉर्मेंस वगैरह अपना चेक करना है, साथ ही साथ आपको अपना जो फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर देखना है, आपको अपनी क्षमताएं समझ में आ जाती हैं, कितना अभी आप दौड़ पा रहे हो, कितनी देर में दौड़ पा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में आपकी क्या स्थिति हो रही है, शरीर कितना साथ दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। उसके बेसिस पर फर्दर आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कितना क्या रखना है, और आपका परफॉर्मेंस आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कि कितना क्या हो रहा है और कितना उसमें अपने को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है।
पार्टिसिपेटिंग इन द मैचेस ऑफ रिस्पेक्टिव गेम स्लैश स्पोर्ट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कंपटीशन मेथड। अब कंपटीशन मेथड में एक और चीज है कि आप एग्जैक्टली वही काम जो है करवा रहे हो जो आपका जिसमें आपको एक्चुअल में कंपटीशन में उतरना है। तो जैसे इसको कई बार वार्म अप मैचेस भी बोला जाता है, क्रिकेट में भी आप लोगों ने देखा होगा, फुटबॉल में भी देखा होगा, वार्म अप मैचेस वगैरह होते हैं। तो बेसिकली ये जो है एक सिंपल सा एग्जांपल है आपकी कंपटीशन मेथड का, इसको अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे इंड्योरेंस ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में। टेबल के रूप में अपने को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको डिस्कस करते हैं कि आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग वगैरह जब आप करते हो तो उससे क्या क्या चीजें आपकी बढ़ती हैं, क्या आपके फायदे आते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, देखते हैं सर। चलें, तो अब अपन को एंड्योरेंस ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स के बारे में बातचीत करनी है। देखिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्योंकि आपके पूरे शरीर के ऊपर असर डालती है और आपके मानसिक संतुलन जो है, आपका जो मेंटल स्टेट है, आपका जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, सबके ऊपर असर डालती है। तो उसके जो मेजर इंपैक्ट्स हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज़ जो इस चार्ट में आपको देखने को मिल रही है वो है आपका सिस्टम, जिसके ऊपर आपकी इस एंड्योरेंस ट्रेनिंग का असर पड़ता है। ये क्या आपके शरीर में बढ़ाती है, किस तरीके की कैपेबिलिटीज़ को ये इंक्रीज करती है और किनको वो कम करती है, उसके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले जो आपका आता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या? पूरा लंग्स, आप जो सांस ले रहे हैं, ये श्वास के साथ में जो ऑक्सीजन आपके अंदर आया, उस ऑक्सीजन में से फिर लंग्स में जो ब्रोंकाइल्स वगैरह होते हैं वो ऑक्सीजन को अलग छांट लेते हैं। जो आपका एयर वगैरह आपके अंदर आया उसमें से जो ऑक्सीजन को आपने अलग छांट लिया, इसको फिर ब्लड में मिलाया जाता है, लंग्स में ब्लड आपका ऑक्सीजनेट हो जाता है। उसके बाद ये हार्ट में जाता है, हार्ट फिर इसको पंप करता है, ये मसल्स में और अलग अलग आपके ऑर्गन्स में जाता है। वहां पर ये ऑक्सीजन पहुंचता है, वहां से CO2 लेता है, फिर वापस आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपका लंग्स में जाता है, फिर ये ऑक्सीजनेट होकर आता है और ये प्रोसेस चलती रहती है। ये पूरी की पूरी जो आपकी ये प्रोसेस करने वाला सिस्टम है इसको बोला जाता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो इसमें आपके दिल की बात की जा रही है और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि पूरा आपका जो श्वास वगैरह लिया जाता है उसकी बात की जा रही है। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज की लगातार एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने में कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें बढ़ जाती हैं। पहली चीज आपका हार्ट साइज बढ़ जाता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके बारे में तो अपन लोगों ने बातचीत कर भी रखी है, इसको हाइपरट्रॉफी बोला जाता है। आपका जो हार्ट साइज है वो नॉर्मली इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन आपने मेहनत करी और आपका दिल जो है सनी देओल की मसल्स की तरह बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा। लगातार अगर आप सालों तक मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में अगर करते चले जाते हैं, तो फिर दिल जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक नॉर्मल आदमी की अपेक्षा थोड़ा सा आपको उसका साइज बढ़ जाता है। कई बार इसको एथलीट्स हार्ट भी बोला जाता है और इसके लिए जनरली जो टर्म इस्तेमाल होता है वो है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी होती है और दिल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके आपका जो उसके जो चेंबर्स उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छा काम करने लगेगा। ज्यादा मात्रा में ब्लड, ज्यादा वॉल्यूम जो है, ज्यादा मात्रा में ब्लड को पंप करना शुरू कर देगा। ज्यादा मात्रा में ब्लड आपके बॉडी में पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मात्रा में आपकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बनेगी और उसके चलते शरीर ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। तो पहली चीज जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एंड्योरेंस ट्रेनिंग का असर पड़ता है वो है हार्ट साइज और उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक आपका बंदा है जो क्रिकेटर है, इंजमामुल हक। उसने कभी शायद फिटनेस पे उतना ध्यान नहीं दिया, क्रिकेट वगैरह अच्छा खेलता था मगर फिटनेस पे उतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मोटा सा था सॉर्ट ऑफ, उतना उसने कभी अपनी फिटनेस पे उतना ध्यान नहीं दिया। एक वो हो गया। एक तरफ आपका विराट कोहली है जिसने फिटनेस पे इतना ध्यान दिया कि 34 साल की उम्र में वो मतलब 16, 17, 18 साल से ज्यादा का नहीं दिख रहा है, उतना उसने शरीर को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो एक ने एंड्योरेंस ट्रेनिंग बिल्कुल ज्यादा नहीं करी है या फिर नाम मात्र को भी नहीं करी है और दूसरे ने एंड्योरेंस ट्रेनिंग पर खूब ध्यान दिया है। अब अगर दोनों के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स को कंपेयर किया जाएगा तो कोहली का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा फंक्शनिंग करता हुआ समझ में आएगा। चाहे भले ही आप उस एज ग्रुप में देख लें, 33-34 साल का होगा ये बंदा, तो 34 साल का जो इंजमामुल हक था और 34 साल का जो विराट कोहली है, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्योंकि एक लगातार अपने शरीर पे मेहनत कर रहा है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग वगैरह लगातार कर रहा है, तो उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। दूसरे ने उतना ध्यान नहीं दिया, क्रिकेट अच्छा खेलता था मगर फिटनेस नहीं सुधारी उसने, तो उसका जो कार्डियो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उतना अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है कोहली के जो हार्ट का साइज हो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि उतनी मेहनत की गई है तो उसमें हाइपरट्रॉफी हुई होगी, सालों से लगातार वो उसी तरीके की जिंदगी जी रहा है तो उसके चलते हाइपरट्रॉफी हुई होगी, उसके चेंबर्स वगैरह का साइज बड़ा होगा, दिल का जो साइज है कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा हुआ होगा और उसके चलते वो ज्यादा वॉल्यूम वगैरह जो है वो आपका ब्लड की पंप कर पा रहा होगा। तो एक ये चीज आपको देखने को मिलती है। दूसरा, ब्लड वॉल्यूम एंड स्लाइट इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन। आपका ब्लड वॉल्यूम जो आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और आपके हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लेवल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो आपका सर्कुलेट हो रहा है वो इंक्रीज हो जाता है। तीसरी चीज आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम पे अपन ने बात कर रखी है कि एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम जो है ब्लड आपका पंप कर सकता है, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। फिर आपका कार्डियक
एक आउटपुट जो है, ओवरऑल आपका दिल जो है किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी एफिशिएंसी, उसकी एफिकेसी, हर चीज में जो है आपको इंप्रूवमेंट समझ में आता है। VO2 मैक्स हो जाता है, ऑक्सीजन जो है उसका इंटरेक्शन जो सेल्स के साथ में होता है वो बढ़िया हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज कि आपकी लंग्स की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, आपके लंग्स में भी आपको थोड़ी सी हाइपरट्रॉफी जो है समझ में आती है। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड्योरेंस ट्रेनिंग के ये सारे फायदे होते हैं। फिर बोल रहा हूं 4 दिन की मेहनत में नहीं होंगे, महीनों अगर आप मेहनत करते हो, लगातार शरीर को ये आदत डलवाते हो, लगातार अगर आप इसको हैबिचुअल बना लेते हो, इसको अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हो, सालों की ट्रेनिंग के बाद में ये असर आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को। अगला जो चीजें डिक्रीज हो जाती हैं तो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, यानी कि जिस रेट पर जब आप कुछ कर नहीं रहे हैं तब जिस रेट पर आपका जो हार्ट रेट आपका जो हार्ट रेट चल रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा, सब मैक्सिमल एक्सरसाइज हार्ट रेट, यानी कि जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल इधर उधर कुछ घूम रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, उसमें जो हार्ट रेट है उसमें आपको कमी देखने को मिलती है। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ये चीज भी खत्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो पहला तो ये फायदा होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दूसरा, आपके मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की बात की जाए, आपके पूरे मसल्स के सिस्टम की बात की जाए और आपकी पूरी हड्डियों के स्केलेटन के सिस्टम की बात की जाए, इस पर एंड्योरेंस ट्रेनिंग का क्या फायदा होता है। पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनका नंबर और साइज दोनों बढ़ जाते हैं, मायोग्लोबिन जो स्टोरेज होता है वो बढ़ जाता है। तीसरी चीज, आपकी ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज बढ़ जाता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इन सबके चलते आपकी मसल ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं, उनमें मसल फाइबर्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, आपका ज्यादा आप जो भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें उसके चलते एक सर्टेन तरीके के जो मसल टिश्यूज हैं उनका प्रोपोर्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और इस सब का जो है ओवरऑल एक अच्छा फायदा आपको देखने को मिलता है। जो चीज कम हो जाती है वो यह है कि आपको इंजुरीज का जो डर होता है वो कम हो जाता है, आपको इंजुरी लगने का जो चांस है वो कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपको कभी वेट उठाने की आदत ही नहीं रही और एकदम से आपसे वजन उठवाना शुरू करवाए जाएं और बहुत ज़्यादा वजन उठवाए जाएं, बीच में आपको रेस्ट करने का मौका ना दिया जाए और काफ़ी लंबे वक्त तक आपसे वो एक दिन में वो काम करवा लिया जाए। दिक्कत आप ये देखोगे कि आपके शरीर में बहुत भयानक दर्द उठेगा अगले दिन, और आपको शायद हो सकता है कोई इंजुरी वगैरह भी हो जाए, मसल्स वगैरह में कुछ रप्चर आ जाए, कुछ फ्रैक्चर हो जाए, क्योंकि आपको उसकी ट्रेनिंग ही नहीं थी। अब अगर आप रेगुलरली धीरे धीरे वजन उठाने की प्रैक्टिस करो और जिस तरीके का वजन आपसे एक दिन में उठवाया गया था, वक्त के साथ में ग्रेजुअली अगर आप उस लेवल तक पहुंचते हो तो उसके बाद में और उसकी फिर आप हैबिट डाल लेते हो बॉडी को, तो फिर आपको मसल रप्चर होने का या इंजरी लगने का खतरा जो है उतना देखने को नहीं मिलेगा। तो चांसेस वगैरह जो है इंजरी के ये काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तीसरा, जो अदर सिस्टम्स वगैरह हैं उसकी अगर बात की जाए तो उस पर एंड्योरेंस ट्रेनिंग का क्या असर पड़ता है। आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हार्ट का जो एक्लिमेटाइजेशन होता है वो बढ़ जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है जिसको हम लोग HDL बोलते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर जो चीजें कम होती हैं, आपका बॉडी का जो वेट है, अगर आप ओवर वेट हो तो वो कम हो जाता है और सिर्फ उतना ही वेट रहता है जितना रिक्वायर्ड है। अगर आपकी बॉडी में फैट है तो उस फैट में कमी आ जाती है। टोटल आपका जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है जो आपको हार्ट के इश्यूज वगैरह क्रिएट कर सकता है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो होता है, LDL भी जिसको बोला जाता है, इसकी वैल्यू जो है कम होती चली जाती है। ये काफी नुकसानदायक होता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल का आपका फायदेमंद होता है, तो HDL की मात्रा बढ़ती है मगर LDL की मात्रा जो है वो कम होती चली जाती है। ये सारे के सारे जो है एडवांटेजेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं अगर आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स वगैरह अपने को होते हुए समझ में आते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके बारे में बातचीत करते हैं, देखते हैं ये क्या है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में अपने को बातचीत करनी है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। It may be termed as the ability of an individual to move his body parts to its maximum range and around the related joint. इट इज मेजर्ड इन डिग्री, रेडियंस और सेंटीमीटर्स। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन करोगे कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की वो एबिलिटी है जिसमें वो अपने बॉडी पार्ट्स को जहां पर उसका जॉइंट वगैरह है उसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम रेंज तक अगर वो उसको मूव कर सकता है तो वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। अब इस चीज को आप चाहो तो डिग्री में मेजर कर लो कि कोई आपका ऑर्गन जो है आपके जॉइंट से के रिस्पेक्ट में जहां से वो जुड़ा हुआ है कितना डिग्री मूव कर रहा है, कितना रेडियंस मूव कर रहा है ये भी आप, या फिर कितने
सेंटीमीटर डिस्टेंस तक वो मूव कर पा रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग यूनिट्स में डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से ऑर्गन की बात कर रहे हो इसको मेजर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे डिफाइन की जा रही है? फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन ये है, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा जो एक जगह पे जॉइंट है, उस जॉइंट के रिस्पेक्ट में वो कितना डिग्री मूव कर पा रहा है, वो कितना आपका रेडियन में मूव कर पा रहा है, या फिर लेंथ के अलोंग वो कितना सेंटीमीटर वगैरह कितना मीटर कितना सेंटीमीटर मूव कर पा रहा है, कितना मिलीमीटर मूव कर पा रहा है, वो जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली एक मोटर एबिलिटी है विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एज वेल एज फॉर लीडिंग अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। इट कैन बी पैसिव और एक्टिव इन नेचर। तो एक चीज ये इंपॉर्टेंस वाली बात है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक मोटर एबिलिटी है। मोटर एबिलिटी का मतलब यह है कि आपका शरीर कितना फ्लेक्सिबल है, ये डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि आपका जो न्यूरॉन्स वगैरह का पूरा सिस्टम है, आपकी बॉडी है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कितना अच्छे से डेवलप्ड है, कितना बढ़िया तरीके से जो है आपका कितना जल्दी कितना इफेक्टिवली जो है आपका दिमाग वहां तक अपने न्यूरॉन्स की मदद से सिग्नल भेज पा रहा है, और उन सिग्नल्स को मिलने के बाद वो बॉडी पार्ट कितना इफेक्टिवली कितना जल्दी कितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं और किस लेवल तक जो है रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के ऊपर डिटरमाइन होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है कितनी रहने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस वगैरह के लिए भी। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप कई बार इस तरीके की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाओगे जो आप कर सकते थे। और दूसरा, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ की भी बात की जाए तो कई बार अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो कई सारे आपके काम जो है आसानी से हो जाते हैं, और नहीं है तो फिर कई सारे काम आसानी से नहीं होते हैं। अब इसी के बेसिस पर आपकी जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पैसिव भी हो सकती है नेचर में और एक्टिव भी हो सकती है। पैसिव है तो क्या होगा और एक्टिव है तो क्या होगा, उनके बारे में बातचीत करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहां पर आपको ये बच्ची देखने के लिए मिल रही है, इसका पैर जो है या इसका जो पैर वगैरह इसके थाई के ऊपर इसके टॉर्सो के साथ में जॉइंट है, इसको आप हिप जॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहां से आपका जो पैर है मैक्सिमम कितना डिग्री ऊपर की तरफ में मूव कर सकता है, ये जो एंगल निकल कर आएगा डिग्री में या रेडियंस में, इस चीज को जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जा सकता है। जैसे अब ये हाथ की बात कर लेते हैं कि ये हाथ यहां से जो है जॉइंट है, अब इस जॉइंट के रिस्पेक्ट में ये हाथ कितना डिग्री जो है टर्न कर सकता है, कितना डिग्री मूव कर सकता है, वो इस हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। इस तरीके से आपके अलग अलग ऑर्गन्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपकी पीठ के पीछे कुछ लगा हुआ है तो कितना ज्यादा जो है यहां से इस आर्म के जॉइंट के रिस्पेक्ट में आप अपने हाथ को मूव करके पीछे ले जा सकते हो इस तरफ में, या फिर जितना ज्यादा इस हिस्से में जा सकते हो वो आपके इस हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। जनरली जो आपकी मसल्स वसल डेवलप कर लेते हैं और ऐसे हो जाते हैं उनके साथ में बड़ी दिक्कत आती है, हाथ पीछे की तरफ में नहीं जाता है तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो वही कहने का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ऑर्गन कितना मूव कर जाता है डिग्री में, सेंटीमीटर में या फिर रेडियंस में, वो डिटरमाइन करता है कि आपकी उस पर्टिकुलर ऑर्गन की क्या फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह निकल कर आती है। चले अब ये एक्टिव और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है जरा इसको देखना है। पहला हम लोग बात करेंगे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। When the movement around the joint is done with external help, then this type of flexibility is termed as passive flexibility. Help may be taken from another person. मतलब ये कि अगर आप इस तरीके का मूवमेंट वगैरह कर रहे हो किसी एक जॉइंट के कोई एक पर्टिकुलर आपके शरीर का जॉइंट है उसके अबाउट या उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको किसी ऑर्गन को मूव करना है, उसको रोटेट करना है, उसके लिए अब आप किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प ले रहे हो या किसी एक्सटर्नल किसी आपके डिवाइस वगैरह की इक्विपमेंट की हेल्प ले रहे हो, तो किसी एक जॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप अपने किसी ऑर्गन को मूव करना चाहते हो, चाहे डिग्री में, चाहे रेडियन में, चाहे सेंटीमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, डजंट मैटर, मगर उसके लिए अगर आप बाहर से किसी व्यक्ति की हेल्प ले रहे हो और उसके चलते आप अपने बॉडी को मूव कर पा रहे हो, तो फिर इस तरीके की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहलाती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और जनरली इस तरीके की एक्टिविटी जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें हेल्प आप किसी से अगर ले रहे हो तो एक एक्सटर्नल पर्सन होता है। मतलब ये कि जो पहला ये फोटोग्राफ है जिसमें ये व्यक्ति दिखाया गया है, हमें ये बच्ची इस बच्ची से हेल्प लेकर अपने इस पर्टिकुलर लेग को मैक्सिमम डिस्टेंस तक मूव करा रही है, तो यहां पर अब ये किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प ले रही है या फिर एक एक्सटर्नल हेल्प ले रही है अपने लेग को इसका जो यहां पर जॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में टर्न कराने के लिए, उसके रिस्पेक्ट में जो इतना डिग्री इसको मूव कराने के लिए। तो ये जो चीज है ये कहलाएगी आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो याद रखिए, शरीर का कोई भी हिस्सा अगर आप उसे किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से, किसी एक्सटर्नल हेल्प या किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की मदद से अगर मूव कर रहे हैं तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जनरली इसमें आप जो एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हो वो किसी दूसरे व्यक्ति की से लेते हो, कोई आपका दूसरा पर्सन जो है आपकी मदद करता है, तो फिर ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। दूसरी होती है
active flexibility. When the movement around the joint is done without external help, then this type of flexibility is termed as active flexibility. Further, active flexibility is subdivided into two parts, static and dynamic flexibility. मतलब यह है कि अगर अब आप किसी बॉडी पार्ट का मूवमेंट वगैरह किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हो, किसी पर्टिकुलर जॉइंट को या किसी भी पर्टिकुलर आपके बॉडी पार्ट को अगर आप मूव कर रहे हो अपने किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में और उसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ रही, तो फिर इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये कि अगर ये बच्ची जो काम यहां पर इस लड़की की हेल्प लेके कर रही थी, अगर वो इसको अपनी क्षमता से खुद जो है करती और किसी की हेल्प ना लेती, अगर ये अपने आप जो है इस पर्टिकुलर लेग का अगर मूवमेंट वगैरह करवाती किसी दूसरे व्यक्ति की एक्सटर्नल हेल्प लिए बिना, इतना डिग्री वगैरह जो भी है मूवमेंट वगैरह करवा रही है, तो ये चीज जो है वो कहलाती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखिएगा इस बात को कि अगर आप अपने बॉडी के किसी पार्ट को किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव करवाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है इसको भी दो हिस्सों में सब डिवाइड किया गया है। पहली है आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टैटिक और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ आपको यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह बताए गए हैं, तो इसमें अब आपको ये भी समझ में आता है कि आपका जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ये व्यक्ति जो है यहाँ पर अब योग की एक पर्टिकुलर क्रिया या पोस्चर कर रहा है, इसमें ये किसी की हेल्प नहीं ले रहा। ये बच्ची यहाँ पर जो अलग अलग आपके पोस्चर्स कर रही है, ये पहले ऐसे खड़ी थी फिर ऐसे बेंट हो गई, इसमें ये किसी की हेल्प नहीं ले रही। ये बच्ची यहाँ पे अपनी ये काम कर रही है, ये इस पर्टिकुलर पोस्चर में आ गई। तो ये अलग अलग आपके जो ये मूवमेंट्स वगैरह आपको दिखाए जा रहे हैं जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स किसी एक सर्टेन तरीके से मूव कर रहे हैं बिना किसी व्यक्ति की हेल्प लिए हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके जो दो सब पार्ट्स हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक, इस पे बात करते हैं। व्हेन द इंडिविजुअल इज एग्जीक्यूटिंग मूवमेंट अराउंड हिज जॉइंट्स इन सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये कि आप या तो बैठे हुए हैं या फिर आप खड़े हुए हैं, मगर बैठे या खड़े में अगर आप अपने बॉडी के किसी पार्ट के या फिर ओवरऑल आपके एक से ज्यादा पार्ट्स के को अपने जॉइंट्स के रिस्पेक्ट में अगर मूव कराते हैं, सर्टेन तरीके से अगर उनको मूव करवा रहे हैं, तो ये चीज कहलाती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, व्हेन द इंडिविजुअल इज एग्जीक्यूटिंग मूवमेंट अराउंड हिज जॉइंट्स व्हाइल मूविंग, देन इट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि अगर चलते हुए आप अपने बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मूव करवाते हैं, तो वो चीज आपकी कहलाती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखिएगा इस बात को, या तो आप खड़े हुए हो या फिर आप बैठे हुए हो, खड़े में या बैठे में अगर आप अपने किसी बॉडी के पार्ट को किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हो, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। मगर अगर आप मूव करते हुए अपनी बॉडी के किसी जॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑर्गन को अगर मूव करते हो या फिर उसको मोशन में लाते हो, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसको अपने को ध्यान में रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन अपन ने देख के खत्म की है। इसे इस फोटोग्राफ की मदद से भी आप समझ सकते हैं। जैसे ये लड़की यहाँ पे खड़ी हुई है, अब इसके लेग के अलग अलग मूवमेंट्स आपको दिखाए गए कि पहले इसने अपने लेग को जो इस तरह से मूव किया था, पहले इसको जमीन पर रखा था, फिर इसको उठाया, फिर उसको इस तरह से जो है लेकर गई। अलग अलग इसके जो लेग के मूवमेंट्स वगैरह आपको दिखाए गए। इसी तरह ये लड़का खड़ा हुआ है, इसके लेग्स के अलग अलग मूवमेंट, इसके हैंड्स के अलग अलग मूवमेंट्स आपको बताए गए। तो क्योंकि ये सारा काम खड़ा होकर किया जा रहा है, ये आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी की कैटेगरी में आएगी। अब अगर इसमें से कोई एक्टिविटी अगर बैठकर की जाती तो वो भी आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में ही आती। इसके अलावा अगर अब लेट से कोई व्यक्ति अगर चल रहा है या दौड़ रहा है और चलते या दौड़ते हुए अपने हाथ को इस तरीके से अगर वो घुमाने लगे, तो ये चीज जो है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये अपने को याद रखना है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि एक जो है खड़े होके या बैठ के या रेस्ट में आप कर रहे हो, और दूसरा इसमें मूवमेंट वगैरह अगर आपकी बॉडी का है और तब आप ये चीज कर रहे हो। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखकर खत्म करी हैं। इसी के साथ में अपना जो सेशन है आज का वो खत्म होता है। जितना हमें आज के सेशन में बातचीत करनी थी इंड्योरेंस वगैरह के इंप्रूवमेंट के टॉपिक के अंडर में, वो सारी बातें हम लोगों ने निपटा दी। अब नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा उसमें हम लोग जो फैक्टर्स हैं, जो तरीके या मेथड्स हैं जिसकी मदद से फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है और उससे रिलेटेड जो और फर्दर बातें हैं जिसमें इंप्रूवमेंट वगैरह कैसे क्या किया जाता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। मगर वो सारा डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में, आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड करने के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने इस सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठेगा आपके दिमाग में वो ये है कि भाई ये कंटेंट हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के तीन तरीके हैं। एक तो आप इसे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल
चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सारा कंटेंट आपको जो है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सारी प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी हुई है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, आप इसे हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तीसरा, आप यही सारा का सारा कंटेंट जो है, और ये तरीका शायद सबसे अच्छा तरीका है, आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लें और उसकी मदद से भी जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जितने तीनों में से जो भी मेथड आपको ठीक लगता है, इसकी मदद से आप इस सारे के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपके मोबाइल फोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, ये आपके पीसी पर भी जो है चल जाएगा, एंड तीनों में से किसी पर भी आप देखना चाहें इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में सारा कंटेंट आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एक्सेस करने के लिए मिलता है। सीबीएसई हिंदी मीडियम में सारा कंटेंट आपको एक्सेस करने के लिए मिलता है। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड का कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता है। एनटीएससी से रिलेटेड कंटेंट हो गया, ओलंपियाड से रिलेटेड कंटेंट हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर सीयूईटी से रिलेटेड कंटेंट हो गया, या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट हो गया। ये सारा कंटेंट भी आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए दिया जाता है। सारा का सारा कंटेंट इस तरह से शूट किया गया है कि आपका एग्जाम रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी इससे कवर हो जाती हैं। एनसीईआरटी आपने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, मगर आपको सब समझ में आए एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, इस तरीके से ABC से जो है शुरू करके आपका जो भी मैक्सिमम कंसेप्ट है वहां तक अपने को जाना है। इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में सारे लेक्चर्स एंड वीडियोस को रिकॉर्ड किया गया, शूट किया गया। तो इनका जितना हो सके उतना फायदा उठाएं, जितना हो सके उससे इतना ज्यादा बेनिफिट लें। अब हमें यह बात भी पता है कि वीडियो एक बार, 2 बार, मैक्सिमम 3 बार देखा जा सकता है। जब रिवीजन करना हो तो उसके लिए आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे, या फिर जब आपको रिवीजन करना हो तब आपको नोट्स की जरूरत पड़ती है। अब कल एग्जाम है तो बैठ के सारे वीडियोस तो घंटों के नहीं देखे जा सकते, तो ऑब्वियस ये बात है आपको रिवीजन के लिए नोट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये सारे नोट्स बुक्स और ई बुक्स के फॉर्म में भी प्रोवाइड करवाता है। हार्ड कॉपी की बुक्स भी आपको मिल जाएंगी और ई बुक्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जाकर आप इनको भी देख सकते हैं, इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इनको भी आप इनको भी ले लें और इनकी मदद से भी जो है अपना रिवीजन वगैरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और डाउट है, कोई और अगर आपका की डिमांड है, कोई अगर आप और बात भी चाहते हैं हमसे शेयर करना है, कुछ आप हमें बताना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह की मदद से भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनका भी जो है आप यूज करें और हमसे कनेक्ट करें। कोई भी बात हो, कोई भी मन में शंका हो, कोई काउंसलिंग चाहिए हो, कोई नई डिमांड हो, कोई नया सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई नई तरीके की चीज़ आप चाहते हैं, कोई एक्टिविटी, सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वो सब भी लेकर आएंगे। तो जितना हो सके इस वेंचर का फायदा उठाएं। इसके अलावा दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, दूसरों तक भी जो है इसके संदेश को पहुंचाएं, जिनके बारे में आपको लगता है कि इन्हें मैग्नेट ब्रेन्स की जरूरत है बट उन्हें पता नहीं है, उन तक भी जो है मैग्नेट ब्रेन्स का संदेश पहुंचाएं। दूसरों का भी भला करें, अपना भी भला करें, सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे चलते रहें। जितना हो सके उतना ज्यादा नॉलेज गेन करें, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई और एम्पावरमेंट नहीं होता, ज्ञान से बड़ा जो है कोई और ताकत नहीं होती, ज्ञान से बड़ी जो है कोई और शक्ति नहीं होती। पहले भी कई बार आप लोगों से बताया है, फिर रिपीट करूंगा, एक व्यक्ति को एक बार मछली खिलाई जाए, उसका पेट एक दिन के लिए भर जाएगा। उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए, वो जिंदगी भर भूखा नहीं रहेगा। तो यही बात नॉलेज के साथ है। आप जितना ज़्यादा जो है नॉलेज गेन करेंगे, जितना ज़्यादा आप नॉलेज एक्वायर करते चले जाएंगे, उतने एम्पावर होते चले जाएंगे, उतना सशक्तिकरण आपका होता चला जाएगा। तो फ़ायदा उठाएं, एम्पावर होते चलें, सफलता तरक्की हासिल करते चलें, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।